नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस आरओ या यूपीएससी या आपका बीपीएससी हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट वगैरह देख रहे थे। और इसके अलावा भी इस चैनल पे आप सभी के लिए जो है अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो ईपीएफओ के लिए रिवीजन कराया गया था। तो अभी जो है कुछ यूपीपीसीएस जो स्टूडेंट है उनका भी मैसेज आ रहा था। यूपीएससी वालों का मैसेज है कि उनके लिए जो है कुछ किया जाए। तो वैसे में एक सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीरीज जो है, चाहे आप यूपीएससी लिखने वाले हैं, आप यूपीपीसीएस लिखने वाले हैं अभी, या अभी हाल फिलहाल जो अभी हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का आपका आरओ का एग्जाम हो गया। आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम लिखने वाले हैं, जैसे बीपीएससी अब आपका 17 हो गया, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी में अभी एग्जाम हाल फिलहाल जो है बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है। तो बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, या यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट करता है, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, और ये आज इसका पहला लेक्चर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है आप सभी के लिए एक जो है काम ये किया जाएगा कि मान लीजिए जो भी हम टॉपिक का टेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट दिन, वो आपको टॉपिक आज हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप सभी जो हो टॉपिक को पढ़ के आएंगे और मेरे साथ पैरेलली टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि आप कितना प्रश्न हल कर पा रहे हैं। तो ये टॉपिक वाइज सेक्शन होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। बाकी जैसे आरओ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो टेस्ट सीरीज चलते रहेगा। यूपीएससी का टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे और साथ साथ यूपीपीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। जो भी ज़रूरी होगा ज़्यादा, वो जो है उस सीक्वेंस में काम किया जाएगा। तो ये जो सीरीज होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके लिए रेफरेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, ये जो बुक मार्केट में पब्लिश किया गया है। तो चाहे यूपीएससी आप एग्जाम लिखने वाले हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम लोग देखने वाले हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आपका आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई एग्जाम आप ले लें, ठीक है। चाहे आप यूपीपीसीएस में कोई भी एग्जाम देखें, तो आधुनिक भारत मॉडर्न जो है हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। चाहे आप बीपीएससी में देखेंगे, वहाँ भी ज़्यादा रहता है। अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है हाल फिलहाल, तो वहाँ भी देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यूपीएससी में तो आपका आधुनिक भारत के इतिहास का महत्व होता ही है। चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस आप लिख रहे हैं, झारखंड पीसीएस लिख रहे हैं, ठीक है, हरियाणा पीसीएस हो गया, हर एक जगह जो है आधुनिक भारत के इतिहास का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर जो है कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है इसमें बनते हैं, और आज तक कितने प्रश्न बनाए गए हैं, और कहाँ कहाँ कितने प्रश्न बनाए गए हैं, इस सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है मैं एक टॉपिक आज मेंशन कर दूंगा, वो टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे, और नेक्स्ट दिन हम लोग उसी का टेस्ट करेंगे। तो ये टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपके लिए, अगर ये सीरीज कंटिन्यू मैं कर देता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। आप सभी का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, और केवल हिस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, हम लोग सारे सब्जेक्ट वाइज करेंगे। और एक बात यदि आप कर लेते हैं, तो आप मान लें कि कोई एग्जाम आप लिखने जाते हैं इस तरह का जिसका भी हम चर्चा किए, आप देखेंगे 20 से 30% तक प्रश्न डायरेक्टली यहीं से आपको आएंगे। चूंकि हम प्रश्नों का केवल आंसर नहीं करेंगे, उसका चर्चा करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इससे रिलेटेड और कौन सा प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से देखने वाले हैं। तो जैसे मैं बताया कि हम लोग का जो है टॉपिक कौन सा होगा, तो देखिए आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है। तो ये आपका टॉपिक का सीक्वेंस है। जैसे पहला टॉपिक आपको पता ही है कि मुगल काल का पतन होता है और उसके बाद यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। तो पहला टॉपिक अपना यही रहेगा, उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह थे और मुगल साम्राज्य का पतन, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनाए गए हैं। इसके बाद यूरोपीय कंपनी का आगमन हो गया, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हो गया, स्वतंत्र राज्य का जो उदय हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका संबंध कैसा रहा था। इसके बाद ब्रिटिश काल, जब यहाँ पे प्लासी युद्ध हुआ और बक्सर हुआ, उसके बाद उनका लगभग लगभग, उसके बाद देखें तो बंगाल विजय हो गया और अवध भी, इसके बाद मैसूर, मराठा। तो इन सब को लेके और इनका क्या प्रशासनिक जो है यहाँ पे और न्यायिक जो है नीतियाँ थी, उसके बारे में प्रश्न बनाया गया है। चाहे आर्थिक नीतियाँ हो, उनकी आर्थिक नीतियाँ, भू राजस्व नीति क्या रही थी यहाँ पे, फिर उनका भू राजस्व नीति जो है इस तरह से रहा था कि इस तरह आर्थिक दोहन किए थे कि भारतीयों का क्रय शक्ति ही समाप्त हो गया था। तो ऐसे में देखेंगे तो भारत में आंदोलन शुरू होगा, तो जनजातीय आंदोलन है। तो ये टॉपिक मेंशन है आपको, तो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा जो भी नेक्स्ट डे होने वाला है। आज हम लोग एक टॉपिक बस यहाँ पे करेंगे, ये करेंगे आपको उत्तर
वर्ती, मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का पतन। इसके बाद हम एक लेक्चर में 2 टॉपिक भी कर सकते हैं, 3 टॉपिक भी कर सकते हैं, आपको पहले मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये सारा टॉपिक रहा इसका, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये टॉपिक नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी युग 1915 से लेकर 1947 तक यहाँ से प्रश्न बनाए ही जाते हैं। इसमें भी हम लोग जैसे चंपारण से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बने हैं, खेड़ा से रिलेटेड, तो ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मान लीजिए आप काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे देखिए ये जो है एक चार्ट है, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से सारा कुछ बताया गया है। जैसे बात करें सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी की, तो आईएएस प्री में देखें तो 1993 से लेके 2010 तक कितने प्रश्न पूछे गए, तो कुल जो है परीक्षा प्रश्न यहाँ पे देखिए 150 होते थे पहले, ठीक है। तो वैसे में 18 साल का लगभग यहाँ पे देखिए 2700 प्रश्न बने हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए 2011 से लेकर 2022 तक अब 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और 12 साल लगभग यहाँ पे बना, तो ये 1200 प्रश्न पूछे गए। और इन सब प्रश्नों में इसका वेटेज कितना रहा, तो आधुनिक भारत इतिहास का वेटेज 370 क्वेश्चन का रहा है। तो ये 370 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 2022 तक। अच्छा 2023 की बात करें, जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उसका एनालिसिस भी अपलोड हम ऑलरेडी कर दिए हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, सब जो है लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। तो 2023 वाला जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 2022 तक अपडेटेड बिल्कुल करने वाले हैं। इसके बाद देख सकते हैं इसमें कॉम्बिनेशन जो है सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था अभी आपका, तो सीडीएस का एग्जाम का भी कॉम्बिनेशन है 2010 से 22 तक का, ठीक है। एनडीए एग्जाम हो गया आपका, सीएपीएफ हो गया, ईपीएफओ हो गया, तो ये सारे एग्जामों का कलेक्शन है। यहाँ पे देखिए इसका वेटेज दिया गया है कि कितना वेटेज, तब किसी एग्जाम में देख लेते इसका वेटेज कम नहीं है, स्पेशली यूपीएससी में यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी इसका वेटेज रहता है। वैसे ही देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1991 से 97 तक बात करेंगे तो 960 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। और यहाँ पे 1998 से 2022 तक देखेंगे तो 3750 प्रश्न। अब इन सब में जो है बात करें अगर आधुनिक भारत के इतिहास का, तो देखिए 66-63 प्रश्न आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 66-63 प्रश्न बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये सेक्शन जो है आपका यूपीपीएससी अगर प्री देने वाले हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे पहले देखें यूपीपीसीएस मेंस की बात करें तो यहाँ भी 588 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और यूपी में जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जैसे देखिए आपका यूपी का आरओ हो गया, यूडीए वगैरह, प्री मेंस में सब देखेंगे तो कंबाइन करके यहाँ पे देखें तो 2000 से लेके यहाँ पे 2017 तक जो भी एग्जाम हुआ है यहाँ पे 200 जो है 24 प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पे तो यारो से रिलेटेड एग्जामों का यहाँ पे प्रश्नों का जो है लेखा जोखा है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि यहाँ पे भी लगभग 200 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे में देखें तो आपको यूपी जो है आपका लोअर सब ऑर्डिनेट प्री की बात करें तो यहाँ पे 150 प्रश्न आपको बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम चाहे वन संरक्षण वगैरह जो भी यहाँ पे एग्जाम है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से आगे निकलते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में देखें तो इसमें भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। और इसमें देखें तो उत्तराखंड पीसीएस में देखें तो यहाँ पे 71 प्रश्न, ठीक है। उत्तराखंड में प्रारंभिक परीक्षा जो वनडे एग्जाम वगैरह होता है तो वहाँ भी इसका वेटेज बहुत ही शानदार है। इसके अलावा बात करेंगे मध्य प्रदेश, देखिए एमपी पीसीएस की बात करेंगे तो यहाँ भी देखिए 163 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। वहीं पे छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखें तो ये 90 प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान पीसीएस की बात करें तो ये जो है 98 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि किन सारे टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। और बिहार लोक सेवा आयोग की बात करेंगे बीपीएससी का तो यहाँ से 524 आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, चाहे बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, मॉडर्न जो है हिस्ट्री का वेटेज अधिक है। उसके बाद देखें यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे 55 प्रश्न है। हिमाचल वाले में यहाँ पे 90 प्रश्न है। हरियाणा में 25 प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस इतिहास जो वैकल्पिक विषय है उसको लेके यहाँ पे 497 प्रश्न है। ओवरऑल ये जो हम लोग सीरीज करने वाले हैं इसमें 4412 प्रश्न हैं। तो 4412 प्रश्न जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सोच सकते हैं कितने महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। ये यदि आप सीरीज कर लेते हैं आप यकीन मानेंगे कोई एग्जाम आप लिखने जाएंगे आप देखेंगे कम से कम जो है 20% तक प्रश्न जो है रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग जो है 20% यहाँ पे देखने को मिलेंगे रिपीट होते हुए। अब देखिए डायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो उसके जो है पेरीमीटर में वो जो है क्वेश्चन रिपीट होगा। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि उसके पेरीमीटर में और कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये आप एनालिसिस देखें, ठीक है। टोटल जो है 4412 प्रश्नों का ये श्रृंखला है।
तो धैर्य बना के रखेंगे और आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि ये जो भी एग्जाम देने वाले हैं, अब ये लेक्चर जो है किसी एक एग्जाम को लेके नहीं है, ये सब्जेक्ट को लेके है और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए आजकल अगर वनडे एग्जाम की बात करेंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पे बनाए जाने लगे हैं। अभी देख सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का ये टॉपिक वाइज बात करें तो क्या क्या वेटेज रहा है, इसमें कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो टॉपिक हम उत्तरवर्ती मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का पतन, यहाँ से जो है ओवरऑल मिला जुला के सारे एग्जामों में 19 प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहीं से आप एक सीक्वेंस भी बना सकते हैं आप चाहे तो। ऐसे मैं जो है लास्ट में एक आपको एनालिसिस करके बता भी दूंगा। जैसे यूरोपीय कंपनी के आगमन से देखिए 84 प्रश्न आपके पूछे गए हैं आज तक। ईस्ट इंडिया कंपनी और आपको बंगाल के नवाब से टोटल 46 प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्र राज्य का उदय और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध से 91 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इन चारों टॉपिक में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र राज्य के उदय और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है संबंध से पूछा गया। अच्छा एक एनालिसिस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग जो है दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि अगर ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, हाँ इसका वेटेज होता है तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए, लेकिन ये हो सकता है कि उत्तर जो है वर्ती मुगल बादशाह से अब ज़्यादा प्रश्न बन जाए आपके में। ठीक है, अब एक आध प्रश्न तो अब आपका पूरा मॉडर्न इतिहास से अगर मान लीजिए प्रश्नों को बनाना है तो इनके लिए बहुत सारा टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह देखें कि ब्रिटिश कालीन जो आर्थिक नीति वगैरह है उससे 156 प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 का विद्रोह देखिए यहाँ पे 120 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का देखें तो यहाँ पे 270 प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसी तरह बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना को लेकर देखें 154 प्रश्न है। ठीक है, वैसे में देखें महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद देखेंगे तो ये गांधी युग से जो है 176 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं टॉपिक कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उससे जो है 143 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ये मेजर हम टॉपिक बता रहे हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको बनाए जा रहे हैं। भारत का जो संवैधानिक विकास है देखिए यहाँ से आपको 108 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से भी देख सकते हैं आपके 157 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो भी हम टॉपिक हाईलाइट कर रहे हैं ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखें कि ये जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं इनसे रिलेटेड जो है खूब सारे प्रश्न बनते हैं और ये फैक्चुअल प्रश्न होते हैं 227 प्रश्न। ठीक है, और मिसलेनियस से यहाँ पे 251 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक जो है एक एनालिसिस है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आखिर आधुनिक भारत के इतिहास में आपको सीक्वेंस करना रहे तो आप कैसे सीक्वेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया या गांधी युग हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, गवर्नर जनरल वायसराय हो गया आपका, यूरोपियों का आगमन हो गया आपका, 1857 का विद्रोह हो गया, जनजातियों का विद्रोह हो गया। तो इन सबसे प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब इन सब जो है टॉपिक को आपको वेटेज ज़्यादा देना चाहिए। तो ये सब टॉपिक तो हम करेंगे, बाकी एक एक टॉपिक करेंगे हम लोग, जहाँ से भी मान लीजिए 5 प्रश्न भी किसी टॉपिक से बनाए गए तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग कोई टॉपिक यहाँ पे जो है स्किप नहीं करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर आधुनिक भारत का इंपॉर्टेंस। अब देखिए प्रश्न देखने के बाद यहाँ पे बोला जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस की बात कर ले, ठीक, या बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, ठीक है, इन तीनों एग्जामों में देखते हैं तो इसका वेटेज काफ़ी अधिक है। ठीक है, अब इसमें यूपीपीसीएस के अंदर ही बहुत सारी एग्जाम होती है। अभी आरओ का एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एनालाइज करके देख लिए थे, प्रीवियस 3 साल का प्रश्न देखे थे आरओ का। इसमें हम लोग देख रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो वैसे में हम सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस के आधार पर सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, अब ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आप सभी के लिए। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट जरूर लिखेंगे। यदि आप कुछ आपका डिमांडिंग टॉपिक वगैरह है तो हम करा देंगे। वैसे एक टॉपिक हम मेंशन करेंगे आपको, ठीक है, या एक से अधिक टॉपिक भी हो सकता है 2-3 टॉपिक भी आपको दे दे और ये 2-3 टॉपिक आप प्रिपेयर करके आएंगे और अगले दिन टेस्ट होगा और टेस्ट में आप बैठेंगे और देखेंगे आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि आप मान लीजिए 70 से 80% प्रश्न यदि हल कर पा रहे हैं तो समझिए जो भी आप मटेरियल कंटेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है, बेस्ट है आपका। ठीक, यदि मान लीजिए आपसे जो है 60% तक प्रश्न हो रहा है, इससे कम हल हो पा रहा है, तो हो सकता है आप जो मटेरियल सेलेक्ट किए हैं वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो। ठीक है, बाकी मटेरियल कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट होगा, अगर किसी को किसी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट वगैरह चाहिए तो वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
तो मैं देखूंगा आप सभी का रिस्पॉन्स, और जैसा भी होगा आप सभी का जो है मदद करेंगे। देखिए हमारा टारगेट ये है कि अब जो भी दूर दराज इलाके में रहते हैं उनसे से बेहतर क्वालिटी में उनके पास कंटेंट पहुंचाया जाए। तो कंटेंट जो है क्वालिटी वाइज भी बेहतर हो, ठीक है। अब उनको जो एक एनालिसिस के साथ वो लोग भी आगे बढ़े, ऐसे भी कहीं से कुछ न पढ़ने लगे। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज एक टॉपिक हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट डे का हम आपको टॉपिक मेंशन कर देंगे, और आप सब जो है टॉपिक प्रिपेयर करके आएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज जैसा चल रहा था वो चलते रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ये भी वीडियो मिलते रहेगा, पैरेलली वो भी वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद, ठीक है, मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ चलता है, और उसके बाद यूरोपीय कंपनी का स्थिति भी मजबूत होते जाता है। तो इन्हीं सब रिलेटेड टॉपिक से देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए गए हैं। चलिए, अच्छा, उसके बाद एक और बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो पेपर होने वाला है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। तो ये बाइलिंगुअल होने वाला है, तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका मेंशन होगा, साथ साथ हिंदी में भी मेंशन होगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अब देखिए जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एटलीस्ट चाहें तो 5-6 लोग को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बेहतर कंटेंट जो है पहुँच जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको शेयर करेंगे, ठीक है। मेरे पास अपना ऐसा कोई टीम नहीं है बहुत बड़ा, या डिजिटली या ऑनलाइन, ठीक है, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मेरी मदद कर सकते हैं, जो लोग के पास भी वीडियो पहुंच पा रहा है वो लोग 4-5 लोग तक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बेहतर कंटेंट पहुंच जाए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो को आपको जो भी बेहतर कंटेंट अगर यूट्यूब में कहीं से भी मिलता है, ठीक है, तो आप जो है उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हो सकता है उसमें काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हो जिनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। काफ़ी लोग मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं बना पाते हैं, गाइडेंस सही नहीं होने की वजह से, ठीक है। आगे चल के आप सबके लिए बहुत सारा प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा। उसके अलावा पैरेलली में हम आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट एक देंगे, और आपको टेस्ट के लिए टाइमिंग भी आपको दिया जाएगा। आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और अपना आंसर जो है सबमिट करेंगे, ठीक है। तो वो भी टेस्ट होने वाला है कि यूट्यूब पे आपका टेस्ट चलते रहेगा, एक टेलीग्राम पे भी टेस्ट जो है चलेगा। तो आपके लिए बेहतर से हम प्लान लेके जो है कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपके लिए क्या कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू एग्जेम्प्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू द पे 3000 रुपीज एनुअली इंस्टेंट ऑफ जनरल कस्टम्स। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1996 का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इतिहास में कोई पुराना नहीं होता है, ये बात, क्वेश्चन को अलग तरीके से पेश किया जाता है, एक डायमीटर में उससे रिलेटेड कुछ और बात पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पुराना नहीं होता है। चलिए इसका आंसर आप लोग करें। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की जो है छूट दी थी। चलिए जो लोग भी टॉपिक के पढ़े होंगे वो लोग आंसर जो है कर लिए होंगे। देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राजकुमार जो है सूजा, ठीक है। तो राजकुमार जो सूजा, ये शाह सूजा थे, इनका पूरा मुगल बादशाह जो है शाहजहां द्वितीय के पुत्र थे, ये राजकुमार आपका सूजा। 1616 से देखें तो 1661 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए जो है छूट इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। और शाह सूजा के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये वार्षिक प्रदान करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, ठीक है। अनुमति को जो है निशान भी कहते थे, ठीक है। तो इस अनुमति को निशान कहा जाता था। तो ये आंसर क्या हो गया आपका राजकुमार जो यहाँ पे शाह सूजा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 1707 में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पहले औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, जुल्फिकार खान ने यह मत रखा था कि राज्य में साहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वो शाही राज्य क्षेत्र में लूट मार करने में विफल होंगे। तो ये आपका ऑप्शन रहा, ठीक है। ये ईपीएफओ 2004 का प्रश्न है, दोनों सही है, और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है, दोनों सही है, बट आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ये सही है, आर गलत है, ठीक है। ये सही है, आर गलत है, और ये गलत है और आर सही है। तो आप लोग ऑप्शन भी देख चुके होंगे, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग आंसर कर चुके हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, 1707 में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पूर्व ही औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे था, जुल्फिकार खान ने मत रखा था कि राज्य में साहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण जो है राज्य जो है आपको क्षेत्र में लूटमार में विफल रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये जो है गलत है और आर यहाँ पे क्या है आपका सही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको। प्रश्नों का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, देखिए ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है साहू को मई 1707 में रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि कुछ समय पूर्व, स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ते तो आप क्लियर गलत कर पाते, क्योंकि दिया है कि 1707 में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पूर्व, पहले नहीं, ये औरंगजेब के जो है आपको मृत्यु के बाद किया गया था, साहू को जो है 1707 में रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट ये गलत हो गया था। बाकी जो है जुल्फिकार खान ने मत रखा था कि राज्य में साहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, साहू अपना हक मांग लेंगे, जिसके कारण जो है शाही राज्य क्षेत्र में लूट मार करने में विफल होंगे। तो ये जो है स्टेटमेंट सही था। क्लियर होगा। ठीक है, तो सारा स्टेटमेंट का ये गेम था थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए ये यूपीपीसीएस आपका प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1996 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था। अब औरंगजेब का मृत्यु तो 1707 में हो जाता है, उसके बाद जो भी आते हैं सबसे कम किनका टाइम पीरियड था शासन का, ये पूछा गया है। देखिए बहादुर शाह है, जहादार शाह, मोहम्मद शाह या अहमद शाह। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जहादार शाह। ठीक है, औरंगजेब का मृत्यु कब होता है आप सभी को पता है, 1707 में। और इसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम आते हैं। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल क्या रहता है, 1707 से लेके 1712 तक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहादार शाह, जहादार शाह जो है 1712 से लेके और 1713 तक। ठीक है, जुल्फिकार खान की मदद से काम कर रहे थे। बाकी उसके बाद देखेंगे तो मोहम्मद शाह जो है, ये जो दिख रहा है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, ये 17 जो है 19 से लेके 48 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसके बाद ये अहमद शाह जो ऑप्शन में दिख रहा है 1748 से लेके और 54 तक। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लियरली आप सभी को दिख रहा होगा कि जहादार शाह के ही कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा था, क्योंकि ये 1712 से 13 तक मात्र रह पाए थे। अब इसी ऑप्शन में आपसे पूछ देता कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा था, तब आप आंसर क्या करते, यहाँ पे मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला, जो भी आपको ऑप्शन में दिखता। क्योंकि यहाँ पे देखें तो 1748 से लेके 1719 से लेके 1748 तक इनका कार्यकाल मोहम्मद शाह रंगीला का रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जहादार शाह राज सिंहासन पे बैठा मरणोपरांत, किसके मरणोपरांत अभी हम लोग डिस्कशन किए। यहाँ पे आजम शाह है, बहादुर शाह प्रथम है, फर्रुखसियर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें कि 1707 में जो है औरंगजेब का मृत्यु होता है, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही 1700 जो है 7 से लेके 12 तक कौन बैठता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसके बाद जो है जहादार शाह 1700 जो है आपको 12 से लेके 13 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये आप नेचर देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनाए गए हैं। फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई। ठीक है, हु वाज बेनिफिटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द फर्रुखसियर। तो मुगल भूमि बंदोबस्त, दिल्ली में मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, या दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना। फर्रुखसियर का जो फरमान मिला था उससे किसको सहूलियत हुआ, ये जनरल जो है आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। ठीक है, फर्रुखसियर का फरमान वैसे कब दिया गया था, 1717 में। ठीक, और इससे किसको लाभ हुआ था, तो ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, बंगाल में जो है अंग्रेजी को व्यापार से। देखिए 1717 में क्या किया गया था, फर्रुखसियर के द्वारा एक फरमान दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 3000 वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में बिना चुंगी दिए, ध्यान देंगे, व्यापार करने का जो है अधिकार उनको दे दिया गया 3000 वार्षिक पे। ठीक है, और साथ ही साथ 38 गांवों को खरीदने की अनुमति भी दे दी गई थी इसमें।
बंगाल का जो शाही मुद्रालय है इसका भी उपयोग का यहाँ पे अनुमति दे दिया गया था। तो ये जो इतना अनुमति दिया गया था, इतना रियायत दिया गया था, तो इतिहासकार जो है अंग्रेजी व्यापार का क्या इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है अंग्रेजों का व्यापार काफी आसान बन गया था। चलिए, तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट वगैरह बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम देखेंगे तो अगले में जो है उसको क्लियर कर देंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपसे छूटे नहीं। निम्नलिखित व्यापारी शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? अब देखिए, डच हो गया, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाल। अभी आप ध्यान दिए होंगे तो पहला जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन किया बस उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये आपका सीडीएस का प्रश्न है अभी 2017 का। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, जब मुगल काल का पतन होता है यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो जब वो जो भी आपके यहाँ पे दिख रहे हैं बादशाह बनते हुए, अब उस समय जो है ये कठपुतली ही शासक थे एक तरह का। तो सैयद बंधुओं का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, उन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पहला था कि वो जहांदार शाह के सत्ता में लाए, उन्होंने प्रशासनिक शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्हें राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। इसमें गलत कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन ए, जहांदार शाह को सत्ता में लाए। यहाँ पे गलत बताना था। देखिए, बात करें अगर सैयद बंधुओं की, ठीक है, तो सैयद बंधु जो थे ये दो लोग थे आपको, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ठीक है, सैयद बंधु के नाम से इनको हम लोग जानते थे। ठीक है, ये हिंदुस्तानी गुट के जो है नेता थे। ठीक है, और इनको जो है सम्राट निर्माता के नाम से भी जाना जाता था, सम्राट निर्माता भी इनको बोला जाता था। ये जो है आपको फर्रुखसियर को जहांदार शाह के विरुद्ध जीत दिलवाए और बादशाह उनको बनवा दिए। ठीक है, अब उसके बाद फर्रुखसियर जो है अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन अली को क्या कर दिया? मीर बख्शी बना दिया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलती था, बाकी सही है कि प्रशासन में शक्ति का नियंत्रण किया, सहिष्णुता की धार्मिक नीति भी अपनाई। ठीक है, शाहू के साथ एक समझौता भी किया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हु एमंग द फ्लोइंग अप रूलर्स हैड प्रोवाइडेड स्टेट कंजर्वेशन ऑफ उर्दू? निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ सब आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं इसको। देखिए, ये आपका ऑप्शन रहा शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या जो है मोहम्मद शाह। ठीक है, प्रश्न यही था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला यहाँ पे जो है उत्तरवर्ती साहित्य में देखें तो ये मोहम्मद जो है शाह हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह के बारे में अभी हम लोग देखे थे कि इसका कार्यकाल 1719 से लेके 48 तक था। अब इसी के समय जो है दिल्ली को भी लूटा गया था, नादिर शाह का आक्रमण भी इसी के समय हुआ था, मोहम्मद शाह के समय ही। ठीक है, तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम बादशाह भी यही था आपका, मोहम्मद शाह रंगीला ही था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के समय ही उर्दू को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? नादिर शाह की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव,
दिल्ली में रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, या आक्रमणकारियों सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण कौन नहीं था, ये पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले बात, नादिर शाह का हमला भारत पे कब हुआ था, तो 1738 में हुआ था, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए। और ये जो है अभी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में ही हुआ था। चलिए, इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ये जो है नहीं किया गया था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था बात यहाँ पे। बाकी देखें तो ये जो आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव भी था, ठीक है। अगर उत्तर पश्चिमी इलाके में बात करेंगे तो इस इलाके की बात की जा रही है जो आज का मान लीजिए पाकिस्तान वाला इलाका दिख रहा है। मुगल सम्राट कमजोर था, ये बात तो सही ही है। दिल्ली में रक्षा के लिए विलंब से तैयारी भी की गई थी, ठीक है। नादिर साहब का दिल्ली तक पहुंच गया, अभी ये दिल्ली दरबार में सो रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, ये सही था। और नादिर शाह के बारे में आपको पता होगा कि काफी यहाँ पे 1738 का जो ये हमला था काफी खतरनाक था, पूरे तरह दिल्ली को लूटा गया, इसमें लूटपाट किया गया, भीषण कत्लेआम मचाया गया था, ठीक है। और जाते जाते जो है तख्ते ताउस और उसमें जो कोहिनूर हीरा लगा था, ठीक है, तो कोहिनूर हीरा को जो है लेके गया गया। अच्छा, तख्ते ताउस से रिलेटेड एक और है कि तख्ते ताउस जो है किसके द्वारा बनाया गया था, अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप याद करेंगे आंसर, ये शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए क्या पूछा गया है, ये यूपी प्री स्पेशल ऑप्शनल वाला है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आलमगीर द्वितीय का उपाधि किसको दिया गया था, अजीउद्दीन है, शाह आलम है, या रफी उद्दौला, या रोशन अख्तर। तो यहाँ पे आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे है, आलमगीर द्वितीय की उपाधि जो है ये अजीउद्दीन को ही यही धारण किया था। ये जहादार शाह का दूसरा पुत्र था अजीउद्दीन, बादशाह बनने के बाद आलमगीर द्वितीय का उपाधि धारण किया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिए पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, आखिर वो कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला फारुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, या शुजाउद्दौला। ये यूपीपीसीएस प्री जो है 2004 का प्रश्न है। चलिए आंसर कर लिए होंगे, आसान सा प्रश्न था ये। देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी गई थी। और आप सभी को पता है कि बक्सर युद्ध 1764 में होता है, ठीक है। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ जो है आपके शाह आलम द्वितीय भी रहते हैं, इनके दो साथी और इसमें रहते हैं। अब आपको पता है कि बक्सर युद्ध में जो है हार हो जाती है इन लोगों की गुट की, और उसके बाद संधि होता है, और वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि कब होता है, 1765 में, ठीक है। तो एक 12 अगस्त को होता है, एक 16 अगस्त को होता है। 12 अगस्त जो है 1765 को एक संधि होता है, और उसमें जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे दिया जाता है, किसको, अंग्रेजों को। और इसके बदले कंपनी जो है ये सम्राट को क्या करती है, आपको पेंशन के रूप में यहाँ पे पैसे देती है और पेंशनरी बना के रख देती है। तो ये जो है डीलिंग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। ये पूछा गया यहाँ पे प्रथम, ठीक है। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, या आलमगीर द्वितीय। देखिए पिछला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया उसी में इसका आंसर था, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अब सबसे पहले संधि इन्हीं के साथ होती है, तो सबसे पहले यही पेंशन भोगी बनेंगे, और इसके बाद जो भी मुगल सम्राट आपको दिख रहे हैं सारे लोग पेंशन भोगी ही बनेंगे। लास्ट में जो है आपको बहादुर शाह जफर, और उसके बाद ये प्रथा ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, सिपाही विद्रोह के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए टोटल इसमें 17 प्रश्न बने हैं, जिसमें हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। निम्न में से दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और एक कारण है। इसमें से बताना है आपको इन दोनों वक्तव्यों में से जो है शब्द, इसको देखते हैं। अगला स्टेटमेंट इधर है,
सावधानी पूर्वक परीक्षण करके इसका उत्तर देना है कोड की हेल्प से। देखिए ये सर्सन रीजन है, तो कथन कारण वाला प्रश्न है। पहला देखिए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दूर व्यतीत की है। अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया, यानी शाह आलम द्वितीय जो है साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी जो है राजधानी से दूर व्यतीत किए, यानी शाह आलम के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा, उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, ये कारण बताया जा रहा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप सबके सामने है। ये आईएएस जो है प्री 2003 का प्रश्न पूछा गया है। दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। बाकी यहाँ पे देखिए ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, एक कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है ये और इसमें फंसाया गया आप सभी को। देखिए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। ये बात क्या है, बिल्कुल ही क्या है आपको सही है। ठीक है, इनिशियल दौर में देखेंगे तो शाह आलम द्वितीय जो है राजधानी से दूर जो है पटना में रहा करते थे ये। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो दूसरा दिया है कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण के भय से रहते थे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कहानी कुछ अलग थी। ठीक है, आपको पता है इमादुल मुल्क, ठीक है, तो जो वजीर था इमादुल मुल्क, इसी के साजिश की वजह से जो है आलमगीर द्वितीय के हत्या के बाद जो है अली गौहर शाह आलम द्वितीय को उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा दिया गया। और ओरिजिनल में जो है शाह आलम द्वितीय जिसको शासन पे होना चाहिए वो जो है निर्वासित था। ठीक है, और उसको दिल्ली पहुंचने ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये काफी शक्तिहीन भी था और 12 वर्ष जो है ये दूर रहने के बाद, इसके बाद देखेंगे तो मराठों की जो है सहायता से फिर दिल्ली में प्रवेश करता है 1772 में। ठीक है, तो ये सब कहानी आप सभी पढ़े होंगे। तो ये सब कहानी थी। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा। कुछ लोग हो सकता है ऑप्शन ए लगा दिए होंगे, उनका ये गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। ये देखिए बीपीएससी में और एमपीपीसीएस में दो बार ये प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है यहाँ पे कि एमंग द फ्लोइंग मुगल एम्पेयर हैड सेंट राजा राम मोहन राय एज हिज जो है इनवाय टू लंदन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। ठीक है, यहाँ पे आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लंदन इन्हीं के द्वारा राजा राम मोहन राय को जो है भेजा गया था। ठीक है, 1830 में। आजकल डेट भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1830 में जो है भेजा गया था। अच्छा, अकबर द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1806 से लेके 1837 तक। इसमें 1830-20 के बीच में आता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये भेजा गया था राजा राम मोहन राय को, ब्रिटिश सम्राट जो है विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा गया था। और ये जो भेजने के पीछे जो है योजना क्या था, ये सारे लोग पेंशनर थे, आपको पता ही है, और पेंशन बढ़ाने को लेके भेजा गया था। ठीक है, चलिए, तो पेंशन की कम मात्रा बताया गया था वहाँ पे कि पेंशन का मात्रा कम है, पेंशन को पहले से बढ़ा दिया जाए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। देखिए पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था, औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। चलिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, तो ये जो है आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी ही, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा ही इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16। यहां पूछा गया है कि देखिए ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार, पेशावर से बनारसी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए तो यहाँ पे जो है सही आंसर देखिए क्या बनेगा। ऐसे तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, आंसर करें इसका।
देखिए, तो यहाँ पे चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार ये ऑप्शन होगा नहीं, पेशावर से बिहार, पेशावर से बनारसी। ठीक है, कहीं कहीं ये स्टेटमेंट जो है लिखा गया है कि जो है इसका शासन जो है काफी कम सीमा तक, यानी दिल्ली से दिल्ली तक ही सीमित हो गया था। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। तो ये चांदनी चौक से पालम आप आंसर सही मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा जो है आयोग के द्वारा कोई आंसर यहाँ पे नहीं माना गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ई माना गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 हो गया, नेक्स्ट 17 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। ठीक है, गलत यहाँ बताना है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक था। और लास्ट ऑप्शन है, वह 1 लाख रुपए के कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में काम करता था। इसमें गलत बताना है। ठीक है, देखिए ये तो 1 लाख रुपया नहीं, इनको 15 लाख रुपया जो है पेंशन के रूप में मिलता था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर के बारे में या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बात करेंगे तो जफर नाम से जो है कविता लिखा करते थे। ठीक है, और उनका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इनका शासनकाल जो है 1837 से लेके 1857 तक। ठीक है, इसके बाद जो है इनको बिना साम्राज्य का जो है आपको बादशाह भी बोला जाता था। साम्राज्य का क्षेत्र दिल्ली में ही सिमट गया था। ठीक है, पूरी दिल्ली में भी नहीं था। ठीक है, तो ये सब बातें थी। बाकी देखें तो इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके जो है कविता के शिक्षक भी थे, ये भी बात सही है। आध्यात्मिक अगर निर्देशन की बात करें तो हसन अस्करी के द्वारा, ये भी स्टेटमेंट क्या था, सही था। चलिए एक बात और ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब इनको सांकेतिक नेतृत्व ही इनके नाम से चला था 1857 का विद्रोह। खैर इनको उसके बाद जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था और 1862 में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। देखिए क्या दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था। ठीक, पतन के लिए जागीरी संकट जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है सतीश चंद्र के द्वारा बताया गया है। ठीक है, आप सभी बुक पढ़े होंगे। तो मुगल साम्राज्य में पतन के लिए जागीर संकट का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इतिहासकार हैं, लेखक हैं, और इनका बुक भी है मिडाइवल इंडिया के ऊपर ये बुक लिखे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। सतीश चंद्र इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण मनसब और जागीरदारी प्रणालियों की असफलता ही बताई गई है। ठीक है, अब बुक पढ़ेंगे उसके में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। ये हिमाचल प्रदेश आपका पीसीएस का प्रश्न है। तालुकदार कौन था, एक छोटा कृषक था, एक बड़ा जमींदार था, जो धार्मिक स्थानों की व्यवस्था करता था, जो लोगों से जजिया वसूल करता था। तालुकदार किसको बोलते थे, तो ये शासन प्रशासन से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए मुगल शासन में जो है देखेंगे तो तालुकदार जो होता था एक बड़ा जमींदार होता था। ठीक है, कुलीन वर्ग का होता था, एक बड़ा जमींदार होता था, भूमि का मालिक होता था, ये वंशानुगत भी होते थे। ठीक है, ये जो लोग तालुकदार होते थे कर को इकट्ठा करने का इनका जिम्मेवारी होता था, टैक्स वगैरह को ये लोग वसूलते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें टोटल 19 प्रश्न थे इस टॉपिक से आपका। ठीक है, अभी हम टॉपिक आपको मेंशन कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट दिन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर रखना है। तो आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि इस सीरीज को जो है देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। मेरे को लगेगा कि हाँ जो भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा, इससे एनर्जी मिलेगा। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देंगे इसको, एक फ्लो में बन जाएगा लेक्चर। फिर हम जो है एक दिन में 2 से 3 टॉपिक करेंगे। ठीक है, आपको टॉपिक तो मेंशन कर ही देते हैं। अभी कल के लिए जो आपका टॉपिक रहेगा, आप लोग टॉपिक एक प्रिपेयर करके आएंगे। ये आपका रहेगा यूरोपीय जो है कंपनियों का आगमन। तभी 1-2 दिन में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, अधिक से अधिक लग जुड़ जाए, फिर हम एक से अधिक टॉपिक देंगे। तो आप लोग कल जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ के आएंगे, जो भी आपके पास बुक नोट्स हो।
फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सारे पीसीएस का जो है प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी आज तक प्रश्न जो है पूछे गए हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन से, सारे प्रश्न हम यहाँ पे लगभग देखने वाले हैं, चाहे वो भले यूपीएससी का ही क्यों ना हो। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है। तो आप सभी जो है इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ के आएंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न बने हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें लगभग लगभग देखेंगे तो 70 से 80 प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो लगभग 80-85 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग टॉपिक को अच्छे से करके आएंगे और मेरे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अभी देखिए, ये क्वेश्चन जो है रियल टाइम वाला प्रश्न है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का प्रश्न नहीं है जो आया हुआ है, यानी क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना टेस्ट बेहतर कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए, तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट कर देंगे। टेस्ट सीरीज की जहां तक बात है, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और एक टेस्ट सीरीज हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा करेंगे, ठीक है। आप सभी जो वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, मैं टाइम वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, आने वाला कुछ समय में। और वहाँ पे रोज एक एक टेस्ट आपको आरओ का भी एग्जाम हाल फिलहाल होने वाला है, तो उसके लिए रोज एक टेस्ट देने वाले हैं। बाकी यूट्यूब में जो डिस्कशन चल रहा है वो चलते रहेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।